हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए एक सर्वाइवर पोस्ट अपोकलिप्स फिल्म लेके आई हूँ, बर्ड बॉक्स। कहानी की शुरुआत में हम मैलरी नाम के एक औरत को देखते हैं। वो बच्चों को काफी स्ट्रिक्टली समझा रही होती है कि मैं अब तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, इसके बाद हम नदी के तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हें पानी में कुछ भी हलचल सुनाई देती है तो तुम मुझे बोलोगे। हमारे पास खाने पीने का सामान है, लेकिन कुछ भी हो हमें अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलनी है। इसके बाद मैलरी अपने साथ एक पंछी लेती है और एक बॉक्स में रखती है और फिर तीनों भी अपनी आंख पर पट्टी बांधकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं एक रस्सी के मदद से, जहाँ पे एक बोट ऑलरेडी रखी हुई थी। चारों तरफ घना जंगल था और इसी के साथ ये लोग बोट से अपने आगे का सफर तय करते हैं। अब कहानी 5 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे मैलरी को हम देखते हैं जो कि एक पेंटर थी और अपना काम कर रही थी। और तभी मैलरी से मिलने के लिए उसकी बहन जेसिका वहाँ पे आती है, जो मैलरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अनजान तरीके से अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद वो लोग न्यूज देखते हैं, जहाँ पे उन्हें कई लाखों लोगों के सुसाइड की न्यूज मिल रही थी, लेकिन कारण किसी को भी पता नहीं था। अब इसके बाद मैलरी, जो कि प्रेग्नेंट रहती है, वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए कि वहाँ पे भी काफी सारे लोग मर रहे हैं। इसीलिए वो जेसिका के साथ वहाँ से निकल जाती है और सड़क पे पूरा माहौल ही खराब होता है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और अपनी जान ले रहे थे। ये देख मैलरी और जेसिका कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों भी काफी डरे हुए थे कि हो क्या रहा है, मानो एक तरह का वायरस है जो इनके शहर में फैल चुका था। लेकिन इसी दरमियान जेसिका भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और उसे अब इनके कार का एक्सीडेंट करना था, लेकिन मैलरी उसे रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और देखते ही देखते कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जेसिका वहाँ से भागने लगती है और मारी जाती है। मैलरी भी काफी जख्मी थी और वो भी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक औरत उसे देख लेती है और उसे बचाने के लिए घर से बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को घर के अंदर लेके आती, उसे कुछ चीज दिखाई देती है जिसे मानो वो भी हिप्नोटाइज होके इन्फेक्टेड हो जाती है और पूरी पैनिक होने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वायरस दरअसल देखने से फैलता है। दरअसल ये वायरस या फिर जो भी चीज थी, उसे देखने के बाद लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते थे और उसके बाद फिर दूसरे लोगों पे हमला करते थे या फिर खुद की ही जान लेते थे। वो औरत जलती हुई कार के यहाँ पे जाती है और उस कार का ब्लास्ट होता है जिसमें वो मारी जाती है। तभी टॉम नाम का एक आदमी मैलरी को उसके घर के अंदर लेके जाता है। अब यहाँ पे हम घर में देखते हैं काफी सारे लोग होते हैं और घर का ओनर डगलस बताता है जो औरत बाहर मारी गई वो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर मैलरी को बहुत ही दुख होता है। उसी समय न्यूज से इन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरे दुनिया में फैल चुका है, जिसे दुनिया की आधे से ज्यादा लोग अपनी जान ले चुके हैं। अब ये वायरस देखने से फैलता है, इसीलिए सब लोग घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। इस पूरे घर में 6 लोग होते हैं। इसी में चार्ली को हम देखते हैं जो एक राइटर था और ऐसे ही सुपरनैचुरल चीजों पे किताब लिख रहा था। वो कहता है कि अलग अलग कल्चर में ऐसी एंटिटी को ऑलरेडी लिखा गया है। ये एक डेमोनिक एंटिटी है जो कि दुनिया खत्म होने के समय ही आती है, जिससे लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है और अपनी जान लेते हैं। सब लोग डरे हुए थे, तभी अचानक से कोई दरवाजा ठकठकाता है। बाहर एक औरत थी जो मदद मांग रही थी। इन्हें पता नहीं था कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए ये लोग एक तरकीब करते हैं और उस लड़की को अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के लिए कहते हैं और अंदर ले लेते हैं। वो लड़की बताती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। उसका नाम ओलिविया था और वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे एक एक करके सर्वाइवर्स बढ़ते जा रहे थे, जिसे घर का ओनर डगलस काफी परेशान होता है। घर में काफी लिमिटेड सामान था खाने पीने का। इन्हें अब बाहर जाना पड़ेगा सप्लाई लाने के लिए। इसीलिए जो ग्रेग होता है इनमें से, वो कहता है कि हम सीसीटीवी कैमरे से बाहर देख सकते हैं कोई क्रीचर या साया आ रहा है या नहीं, लेकिन कैमरे से देखने से वायरस फैलता है या नहीं ये पता नहीं था। इसीलिए ग्रेग कहता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे कुर्सी से बांध कर रखना और मैं स्क्रीन को मॉनिटर करूंगा, और अगर मैं इन्फेक्टेड होता हूँ तो बंदा होने की वजह से मैं किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। अब ग्रेग को बांध दिया जाता है और वो बाहर की सारी चीजें मॉनिटर करने लगता है। तभी टीवी पर वो अजीब सा साया देखता है और देखते ही देखते उसकी आंखें काली होने
लगती है और उसके बाद वो खुद को मार देता है। ये सब कुछ देख के सब लोग डर जाते हैं। इन्हें समझ आ चुका था ये लोग यहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते और देखते ही देखते अब इनका खाना खत्म हो जाता है। इसलिए ये लोग बाहर से खाना लाने का फैसला करते हैं और एक प्लान के तहत गैरेज में जाकर गाड़ी के शीशे को पूरी तरह से पेंट से कवर कर देते हैं ताकि किसी की परछाई देखकर कोई इन्फेक्ट ना हो। और सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी को जीपीएस की मदद से गाड़ी को ये लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। हम देखते हैं पूरा शहर सुनसान होता है, वहाँ पे लाशों का ढेर था। ये लोग वैसे ही गाड़ी चलाते जा रहे थे, लेकिन कई बार गाड़ी चलाते वक्त वो क्रीचर मानो इनके पीछे है और इनके ऊपर हमला कर रहा है। इसका एहसास इनको होता है और सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़े समय के बाद ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं और खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो इन्फेक्टेड था। उस आदमी को बाहर रखने के लिए चार्ली उससे हाथापाई करने लगता है और वो भी बाहर खींचा चला जाता है। यानी अब चार्ली भी मारा गया। अब थोड़े समय के बाद ये सब लोग सप्लाई लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी दरमियान एक लड़की होती है लूसी और उसका बॉयफ्रेंड फ्लैक वो घर का कुछ सप्लाई लेकर अपने कार से इस घर से भाग जाते हैं। कार की आवाज सुनकर सब लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों भाग गए, जिसके ऊपर काफी ये लोग गुस्सा होते हैं। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अचानक से दरवाजे पे वापस नॉक होता है। वहाँ पे तभी ओलिविया ही होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे और प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दरवाजा खोल देती है। आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और ओलिविया ने एक बंदे को अंदर लिया। ये देखकर सब लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और घर का ओनर डगलस उसे गन पॉइंट पे रखता है। कुछ समय उसे देखकर पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए सब लोग उसे रखने का फैसला करते हैं। लेकिन डगलस अभी भी काफी गुस्सा होता है और वो उसे बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है। घर का माहौल बिगड़ते जा रहा था, इसीलिए जो बुजुर्ग औरत रहती है वो आके डगलस के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश होता है और उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है। इसी समय ओलिविया लेबर में जाना शुरू होती है, इसीलिए बुजुर्ग औरत उसे ऊपर के कमरे में लेकर जाती है। इसी समय मैलरी को भी लेबर शुरू हो जाता है। टॉम भी उसकी मदद करने के लिए आता है। इसी दरमियान हम उस आदमी को देखते हैं जो अभी भी घर आया होता है। उसका नाम था गैरी। उसका बर्ताव अजीब से होने लगता है और वो काफी अजीब अजीब सी ड्राइंग निकालने लगता है उस क्रीचर की। और थोड़े समय के बाद वो घर की सारी खिड़कियां जिसे कवर किया गया था उसे खोल देता है और कहता है कि हम सब लोग वायरस से इम्यून हैं। अब यहाँ पे डगलस जिसे कैद किया था वो जोरों जोरों से टॉम को पुकारने लगता है। टॉम नीचे आता है तब गैरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद डगलस को लॉक किया था वो गैरेज था, वो गैरेज का दरवाजा खोल देता है और डगलस को बाहर देखने के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद बच्चों की रोने की आवाज आती है, यानी ओलिविया ने एक लड़की को जन्म दिया था। वो ऊपर चला जाता है और ओलिविया को भी बार खिड़की से बाहर देखने के लिए कहता है। ओलिविया देखती है और इन्फेक्टेड होती है और खुद की जान ले लेती है। जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत को भी आंखें खोल के बाहर देखने के लिए कहता है और वो भी अपनी जान लेती है। वो मैलरी के पास जाता है जो ओलिविया की बेटी को सेफ रख रही थी और जबरदस्त से न्यूबॉर्न बेबी को लेने लगता है। लेकिन तभी डगलस वहाँ पे आते हैं। ग्रेग डगलस को शूट कर देता है। गोली की आवाज से टॉम होश में आता है और वो ऊपर आके ग्रेग को मार देता है। अब थोड़े समय के बाद मैलरी को भी एक लड़का होता है और इसी तरह ये चारों बच जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। ये लोग किसी भी नए सर्वाइवर्स को अपने पास नहीं लेते और इसी तरह देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पे मैलरी इस पूरे सिचुएशन से काफी परेशान होती है और इसीलिए शायद उसने अपने बच्चों को अपनाया नहीं था और इसीलिए उन्हें बॉय और गर्ल कह के ही बुला रही थी। उन्हें वो अक्सर ट्रेन किया करती थी कि कौन सी आवाज सही है और कौन सी गलत है। और एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आया होता है जो बताता है कि हम एक जगह पर रह रहे हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे खाने का बहुत सप्लाई है और वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम उसे बताता है कि हम 4 लोग हैं, उनमें से 2 बच्चे हैं और उसकी लोकेशन पूछता है। वो सामने वाला आदमी बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। टॉम को समझ आता है कि वो जो जगह बोल रहा है वो यहाँ से काफी दूर है। टॉम वहाँ जाना चाहता था लेकिन मैलरी वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो टॉम को बताती है कि हो सकता है कि वो भी किसी तरह का इन्फेक्टेड हो, वो आदमी हमें अपने जाल में फंसा सकता है। लेकिन टॉम मैलरी को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हमें एक सोसाइटी की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें जाना होगा। अब मैलरी उसकी बात मान जाती है और अगली सुबह ही चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। दरअसल मूवी में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वायरस से इम्यून तो है लेकिन उनकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। जैसे कि ग्रेग वो आदमी था, पहले वो नॉर्मल था लेकिन धीरे
धीरे धीरे वो लोगों को उस वायरस की चपेट में भेज रहा था। वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तभी टॉम मैलरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं पीछे रुक कर इन लोगों को मारूंगा। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन उसे जाना पड़ता है। इसके बाद वो गोलियां चलाता है और 2 लोगों को वो मार देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि उन्हें रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी खोलनी होगी और वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देता है। लेकिन उसी के साथ साथ वो भी वायरस का शिकार हो जाता है और टॉम अपनी जान ले लेता है। वही मैलरी को दिखाया जाता है जो घर में वापस आ जाती है और उसके सामने 2 बच्चे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि टॉम अब मर चुका है, क्योंकि काफी समय से वो वापस नहीं आता। मैलरी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे उसने बच्चों को पट्टी ना खोलने के लिए कहा था और वे लोग बोट से उसी जगह जा रहे थे जो टॉम ने कहा था। दोनों को लेकर वो बोट के किनारे तक पहुँच जाती है। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो उन्हें बार बार पट्टी खोलने के लिए कह रहा था। मैलरी समझ जाती है कि ये वही इन्फेक्टेड इंसान है। वो उसकी तरफ गोलियां भी चलाती है, लेकिन वो आदमी उन तक पहुंचकर उन्हें आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मैलरी उसे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर आगे निकल जाती है। अब बोट से काफी लंबा सफर तय करने के बाद उसे सप्लाई की कुछ जरूरत होती है। उसे पता होता है कि पास में ही एक घर है, इसीलिए वो बच्चों को बोट में ही रखने का फैसला करती है। उनके पेट पे एक रस्सी बांधती है और उन्हें कहती है कि वो जल्द ही वापस आएगी सामान लेकर। रस्सी काफी लंबी होती है और उसकी दूसरी नोक वो अपने साथ लेकर जाती है। दरअसल उसे पता होता है कि रास्ते में सामान लेने के लिए कहाँ उतरना है। उसे घर के बारे में भी पता होता है और वो अब जंगल से आगे निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं अचानक से काफी हवा चलने लगती है और कुछ आवाज मैलरी को सुनाई देती है, यानी कि ये वही क्रीचर या वो वायरस एंटिटी उसे अपने तरफ खींच रहा था। लेकिन मैलरी उसकी तरफ गोलियां चलाती है और वो आवाज बंद हो जाती है। वही हम दोनों बच्चे को देखते हैं जो बोट पर थे और वो छोटी बेटी गोलियों की आवाज सुनकर अपनी माँ के लिए परेशान होती है और उन्हें ढूंढने के लिए बोट से उतरकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। उसके सामने वही इनविजिबल एंटिटी आती है। वो उसे छूने ही वाली होती है कि तभी मैलरी रस्सी को खींच लेती है और मैलरी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है। मैलरी उसे कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि बोट से नहीं उतरना है। इसके बाद वो अपने बेटी को वापस बोट में लेके आती है और वो लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं। थोड़ी समय के बाद हम देखते हैं पूरे नदी में कोहरा छा जाता है, मानो वो एंटिटी इनका पीछा ही कर रही है। इसीलिए वो खुद को और अपने बच्चों को एक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और जब बोट आगे बढ़ रही थी तब आगे एक झरना आता है और बोट झरने से गिर जाती है, लेकिन ये लोग फिर भी किनारे तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब आगे ये लोग चलते हुए अपना सफर तय करते हैं और जब लोग आगे बढ़ रहे थे तभी मैलरी का पैर एक जगह पे अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अपने दोनों भी बच्चों से अलग होती है। तभी हम देखते हैं उसके बेटे के पास वही एंटिटी आती है और मैलरी की आवाज निकालते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब यहाँ पे वो लड़का पट्टी हटाने ही वाला था कि मैलरी तब तक वहाँ पे आ जाती है और अपने दोनों भी बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है, पर वो एंटिटी लगातार इनका पीछा कर रही थी। पर मैलरी अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ने लगती है और आखिरकार एक घर तक पहुँच जाती है जहाँ से उसे वो कॉल आई थी और जोरों जोरों से वो दरवाजे पे नॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो कहती है कि भले मुझे अंदर मत लो, लेकिन मेरे बच्चों को अंदर ले लो प्लीज। अब काफी रिक्वेस्ट के बाद वो कोई दरवाजा खोल देता है और हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे लोग थे जो मैलरी और उसके बच्चों को अंदर ले लेते हैं। लेकिन तभी मैलरी को पता चलता है कि ये दरअसल एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल है जो लोग देख नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी देख नहीं सकता और इसी कारण से ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। उन्हें देख मैलरी को समझ आता है कि अब सब कुछ सुरक्षित है, इसीलिए वो अपने बेटे का नाम अपने पार्टनर टॉम पे रखती है और बेटी का नाम उसकी माँ ओलंपिया पे रखती है। मैलरी उन बच्चों को स्वीकार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और कहानी इधर ही खत्म होती है। बाय।